हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। सफ़ी ने माह के लिए अमान से बात की थी, जो उनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की। ये वजाद हसन का बेटा था। उसने हमें बाली थी कि उसने माह वाले मज़ामीन ही पढ़ रखे थे और सफ़ीशा से अच्छी बनती भी थी उसके। कब भरना है? रोज़ शाम 7 बजे। ओके। चार्जिस? सफ़ीशा ने कहना चाहे बस भी करे, अब मेरे बड़े भाई जैसे हैं और ये तो मैं शौक में आ जाया करूँगा ना, वैसे भी फ़राह दिल हूँ। वो शोहद दिली से बोला तो सफ़ीर सर हिला गया। वापसी पर वो सफ़ी के साथ ही आया था। माह को बुला दे, उसने मुलाजमत से कहा तो वो माह को बुलाने चले गए। अस्सलाम वालेकुम। माह ने सफ़ी के साथ इस लड़के को देते हुए सलाम किया, जबकि सफ़ीशा ने होंठ पीछे उसका नंगा सर देखा था, क्योंकि उसने सिर्फ आगे दुपट्टा फैला रखा था। ये अमान है माह, आज से यही पढ़ाएगा तुम्हें, अपनी किताबें दिखाओ दो उसे। ओके, अब बैठे, मैं बैग लेकर आती हूँ, उसने मुलाजमत से कहते हुए उसके लिए चीज़ें लाने का कहा और खुद ऊपर चले गए। वो तेज़ी से अपनी किताबें उठा रही थी जो उसने बिस्तर पर फैला रखी थी, क्योंकि वो सफ़ी के आने से पहले पढ़ ही रहे थे। सफ़ीशा ने उसके सामने रुकते उसका रास्ता रोका था। माह ने हैरत से उसको देखा। क्या हुआ? वो आप कुछ हद तक नॉर्मल हो गए थे सफ़ीशा के साथ। दुपट्टा सर पर लेने के लिए बनाया गया है, ये बात मैं कितनी बार दोहराऊंगा। वो मुझे लगा कि बस आप ही हैं, उसने तेज़ी से बताया। अब से ध्यान रखना। ओके शाह? बोलो। थैंक यू, अब मैं अच्छे नंबर ले पाऊंगी। वो बहुत फिक्रमंद थी। मेरा बहुत ही सिलेबस रह गया है, अगले महीने इम्तिहान है, अब मैं अच्छे से तैयारी कर लूंगी। थैंक यू सो मच, वो कहते हुए खुशी से बाहर निकल गए, जबकि तेजी में वो सफ़ीशा के कपड़े तक निकाल कर ना गई थी। वो गहरा सांस पड़ता हुआ कपड़े निकालता हुआ फ्रेश होने चला गया था। वो फ्रेश होता हुआ नीचे चला गया, जहाँ पर वो सर पर दुपट्टा जमाए, पैन तंतले दमाए, पूरी दिल जुमाई से कुछ समझ रही थी अमान से। वो वहीं पर बैठ गया, तभी माह ने सर उठाकर उसको ना देखा। समझ आ गई? अमान ने इस्तफसार किया। जी, ये मुझे क्लास में 3 बार समझने पर भी सवाल समझ में नहीं आया था। वो मुस्कुराती हुई बोली तो अमान ने मुस्कुरा दिया। अमान चला गया तो माह भी सफ़ीशा की तरफ मुतवज्जो हुई। वो पहली बार खुश थी कि सब बेहतर हो रहा था और सफ़ीशा ने उसकी हैसियत कबूल कर ली थी, उनके रिश्ते को आगे बढ़ाया था और उसे पढ़ने में मदद दी थी। खाना लगवाऊं? उसने नरमी से पूछा तो सफ़ीशा ने उसके चेहरे को देखा, जहाँ पर इत्मीनान साफ झलक रहा था। उसे सर हिलाया तो वो किताबें वहीं पर समेट कर रखती हुई चली गई। खाना खाने के बाद वो कमरे में आ गए थे, जबकि सफ़ी ने बेजात के साथ आगे की प्लानिंग की थी और फिर कमरे में गया पर जहाँ पर माह नहीं थी, वो शायद वाशरूम में थी। वो अपने कपड़े निकालने लगा था, लेकिन माह की आवाज़ सुनते वाशरूम पहुंचा और दरवाजा खोला। वो झुकी आपका ही करे थी। माह, माँ। वो अंदर जाते उसकी पूछताछ सहलाता हुआ बोला, क्या हुआ? पता नहीं, वो नडाल सी बाहर आई थी। ज्यादा खा क्या लिया है तुमने? सफ़ीशा ने उसकी पूछ को सिलाते हुए कहा तो उसने सर हाथों में दिया। उसके पेट में शदीद दर्द था। शाह, डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो उठो। डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग बताई थी और साथ ही दवा दी थी। वापस आते वो फौरन लिहाफ में घुस गए थे। अब कैसा महसूस कर रही हो? सोना है, वो कहती हुई उसकी तरफ से पूछ करती हुई आंखें मूंद गई थी तो सफ़ीशा उसके नाड़े पर उसे घुड़कर रह गया। फिर उसकी दवा देते वो भी चेंज करने चला गया था। वापस आया तो उसकी तरफ की जगह पर सोई हुई थी। वो आकर बैठ गया। उसे अपनी जगह के सिवा नींद नहीं आती थी। माँ, उसे नरमी से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे बुलाया था, लेकिन शायद वो दुआ का असर था कि वो सो गए थे। वो गहरी सांस भरते हुए दूसरी तरफ लेट गया था। छत को देखते हुए निगाहों का रुख उसकी तरफ था, जो कि सुकून से सो रहे थे। उसके बारे में सोचने लगा था। वो कहाँ उसे नफरत का दावेदार था और कहाँ उस रिश्ते के तमाम हकूक को फर्ज अदा कर रहा था। वो होश की दुनिया में तब आया जब माह ने मुदी मुदी आंखें खोलते हुए उसे सामने खुद को देखते हुए पाया। वो करीब होते हुए उसके कंधे पर सर रखी। न जाने इतनी हिम्मत उसमें कैसे आई थी। सफ़ीशा साकत लेटा रहा, फिर अपने दिल के मुकाम पर उसका हाथ महसूस करते उसके बालों में उंगलियां चलाना शुरू की। शाह? हनकोड़ा बढ़ा गया। न जाने वो नींद में थी या नहीं। सफ़ीशा ने उसके माथे पर हाथ रखा, जहाँ पर हल्का सा बुखार था। उसने होठ बीचे। अभी कुछ देर पहले तो वो ठीक थी और शायद खुश भी, तो क्या उसे उसी की नजर लगे? वो गुंदगी में थी इस वक्त, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी और वजूद ढीला था। आप मुझसे प्यार करेंगे ना? वो पूछ रही थी और शायद महा सफ़ीशा की जिंदगी की वाहिद ख्वाहिश ही सफ़ीशा की मोहब्बत पाना बन गया था। सो जाओ, सफ़ीशा ने उसके बालों को सहलाया था। ये दिन तो आप बोलेंगे ही। वो उम्मीद से बोली तो उसके अनाबी लबों पर मुस्कुराहट जागे। वो पहली बार किसी औरत से यूं करीब हुआ था। महा ने हाथ उसकी गर्दन पर बांध दिए तो सफ़ी को उसकी झुलसती हुई सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होने लगे। उसने माँ की कमर में हाथ डालते उसे खुद में बिछा। सालों बाद किसी औरत के वजूद से वाकफ हुआ था। वो भी वो औरत थी जो उससे मोहब्बत करती थी। ये एहसास सुकून बख्श था। हाँ, इस लड़की से मोहब्बत की जा सकती थी। उसका दिल इकरार कर गया था, तो वो माह को खुद में मजीद बीच गया। खाने और दुआ के बाद वो बामुश्किल अपने कमरे में गया था। सकीना बेगम उसके पास से जा चुकी थी और वो भी लेट गया। वो जल्दी नींद की वादी में गुम हो गया था। होश तो तब आया जब अपने पास किसी वजूद का गमान हुआ। उससे पहले कोई हरकत करता या अपने बेड के साथ के दराज से पिस्टन निकालता, उसे महसूस हुआ कि वो वजूद किसी और का नहीं, फड़ी का था। उससे पहले कि गुस्से से फटा था, क्योंकि उसके कमरे में फड़ी को आना मना था। कजा कि इतनी रात की आना। वो उसकी सिसकियों पर खामोश रह गया। हाजिब,
आप मुझे इतने प्यारे क्यों लगते हैं? आपको कितनी चोट आई है ना, मैं दुआ करूँगी कि जिसकी वजह से आई है ना, उसे रोज़े में हर्षद सख्त सज़ा मिले। आप जल्दी से ठीक हो जाए। उसके पास से उठने लगी जब अपने कलाई पर लम्स महसूस करते हुए मुस्कुरा दिए। हासिब, आप जाग रहे हैं? हासिब ने साइड लैंप ऑन किया और उठकर बैठा। क्या कर रही हो यहाँ इस वक्त? फरी गड़बड़ाई और यहाँ वहाँ देखने लगी। माथे पर पसीना भी चमका था कि हासिब मिर्जा के गुस्से से डर लगता था उसे। मैं आपको देखने आई थी, वो अपना जुर्म मानते हुए बोले। हासिब का दिल किया उसका दिमाग सट करे, लेकिन फिर कुछ याद आते उसके हाथों पर दबाव बढ़ाया। फरी जी, आपको याद है कि आपकी फैमिली का? हासिब ने नरमी से पूछा तो उसने भीगे नैन कटोरे उठाए। मैं भाई को मिस करती हूँ, और नम आंखों से बोले। उनके पास नहीं जाना चाहती? हासिब ने फिर से नरमी से इस्तफसार किया। फरीद ने तेजी से सर हिलाया। तो कहाँ है वो? अगर मैं उनके पास चली गई तो आपसे दूर रहूं जाऊंगी ना, वो बोली। तो हासिब लाजवाब हुआ, और हासिब को आज भी वो दिन याद था जब उसे बड़ी पैकर को उसने अस्पताल में देखा था। वो 2 वर्कर्स न जाने सफाई के बहाने कितने चक्कर उसके कमरे में लगा चुके थे। जब वो लब बिछ गया तो उसकी नीयत का अंदाजा अच्छे से हो गया था उसे। उसने नर्स से न जाने क्यों, लेकिन यूं ही इस लड़की की मालूमात दी थी, जिसने ये बताया था कि उसे कोई एडमिट करवा कर वापस नहीं आया था, और उस बात को 3 महीने गुजर गए थे। उसने हैरत से वो बातें सुनी थी। कोई कैसे किसी को यूं लावारिस छोड़ सकता है? ये अजीब था। क्या हुआ था उन्हें? ये कोमे में थी, कुछ रोज पहले ही होश में आई हैं, तब से घर जाने की जिद कर रही हैं, लेकिन घर का कोई नहीं पता उन्हें, और इनकी तबीयत भी नहीं संभली अभी। हाजिब सारे हिलाता हुआ अंदर दाल हुआ जहाँ वो सोई हुई थी। वो 17-18 साल से उसे कोई मासूम सी बच्ची लगी जो बेहद खूबसूरत थी, या शायद खूबसूरत लफ्ज भी छोटा था। उसके एहसास अजीब से हुए तो फौरन बाहर निकल गया। फिर वो आता जाता रहा था। स्किना बेगम की तबीयत भी खराब थी उन दिनों। वो इंतजार करता रहा था कि शायद उसके घर से कोई आए, लेकिन वो सारा दिन यूं ही दरवाजे की तकती रहती। इस दिन तो उसकी आवाज़ें पूरे ब्लॉक में गूंज रही थी। वो बुरे तरीके से रो रही थी, और हाजिब मिर्जा के दिल में न जाने क्यों लेकिन दर्द जागा था। हाजिब के कदम लाशोर तौर पर उसके कमरे में पहुंचे, जहाँ वो रो रही थी। डांटो उसे काबू करना चाह रही थी, लेकिन वो रोती उसे दूर करने की कोशिश में थी। क्या हुआ है? वो सर्द आवाज में बोला। तो डांटे के साथ इन 2 वर्कर्स का सांस भी सूखा। सर, ये ठीक हो गई हैं, उन्हें लेने आए हैं, ये जान नहीं रहे, उसकी वर्दी को देते हुए डॉक्टर ने बताया। कौन लेने आया है? वो मुतजस्सिस हुआ। मैम, उन्हीं वर्कर्स में से एक बोला। तो हाजिब ने संजीदगी से उसको देखा, फिर वो मामला समझ गया। इनकी तफ्तीश जारी है, तुम्हारा इससे कितना ताल्लुक है ये मैं थाने में बताऊंगा तुम्हें, हाजिब ने कहा। तो वो वर्कर से पलटाया। क्या मतलब है इस बात का ऑफिसर? इस फीमेल डॉक्टर ने सती से पूछना चाहा, लेकिन हाजिब के साथ निगाहों देते हुए खामोश हो गया। फिर उसने इस लड़की को देखा जो खामोशी से एक कोने में खड़ी थी। यहाँ आओ फैरी, वो नरमी से बोलता। वो उसे लगा था कि वो नहीं आएगी, लेकिन उसकी सोच की बरक्स हुआ कि वो तेजी से उसके पास आई, उसका हाथ थाम गए। चलें? हाजिब हैरान हुआ। मुझे मेरे घर का पता है, आप चले, वो बोली। तो हाजिब बाहर निकला, जबकि डॉक्टर ने काफी शोर मचाने की कोशिश की थी, लेकिन हाजिब ने न जाने क्यों लेकिन पहली बार अपना नाम इस्तेमाल करते हुए इसे अस्पताल से बाहर निकाल लिया था। क्यों? वो नहीं जानता था। स्किना बेगम की रिपोर्ट तो कहीं दूर आई गई थी। वो इसे लिए गाड़ी में बैठा था। तुम्हारा नाम क्या है सुपर हीरो? वो हाजिब को देते हुए बोली। तो हाजिब ने पहले हैरानी से और फिर से मुस्कुराते हुए देखा। हाजिब, हाजिब मिर्जा, लेकिन वो अपनी उम्र से भी ज्यादा मासूम थी। कहाँ है घर तुम्हारा? मुझे नहीं पता, वो कांधे चुकाती हुई बोली। तो तब का पहले झटका हाजिब को लगा। आपने तो कहा था कि आपका घर का पता है। हाजिब ने कहा। मैंने झूठ बोला था, नहीं तो वो आदमी मुझे साथ ले जाता, वो संजीदगी से बोला। तो हाजिब ने गहरा सांस भरा। अब उसे क्या करना था, उसे जल्द सोचना था। फिर उसने दिल के मानते घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली। उसे घर ले गया। स्कीना बेगम को उसने सब बता दिया था। वो बाहर निकलती इस बड़ी पैकर के साथ बैठ गई तो वो रोती उनके साथ लगे। क्या तुम्हारी अम्मी है? उन्होंने हाजिब के इशारे पर इस्तफसार किया। उसने सर नफी में हिलाया। बाबा, उसे फिर से सर नफी में हिलाया तो वो दोनों का दिल तड़प गया। भाई, वो खामोश रही और फिर से रोने लगी। तो सकीना बेगम को उस पर तरस आया। उन्हें से साथ लगाते प्यार किया तो वो मुस्कुरा दी। अम्मी, वो कहती हुई उनके गाल चूम गई। हाजिब मिर्जा साकत से बैठा था। साकत तो वो भी हुई थी। यहाँ शायद इस लड़की को मोहब्बत अरसे बाद मिली थी। उसके बाद सकीना बेगम के करीब तर होती चली गई थी, और वो उनकी आगोश में वो अपनी माँ को मुतलाशी थी। सकीना बेगम ने उसे संभाल लिया था, लेकिन उसका ध्यान हाजिब पर भी था। वो जो भी कहती थी वो हाजिब मिर्जा पूरा कर देता था। यही वजह थी उनकी उनसीयत की, जो वक्त गुजरने के साथ साथ परवान चढ़ने लगे। उसे यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए थे। उसकी दवाइयाँ उसे बाकायदगी से दी जाती थी, क्योंकि हाजिब के डॉक्टर के मुताबिक उसे अपना माजी याद नहीं था। वो इन दोनों के करीब तक होती चली गई थी कि उसकी सांस लेने का भी हयार बाहर रखा जाता था। पर वो जो सालों से मोहब्बत की भूखी थी, मोहब्बत पाते ही वो सब बोलती हुई उनमें घुल मिल गए थे। हाजिब, वो बोली। तो हाजिब मार्जिद से हाल में आया। आप मुझे भूल जाएंगे ना अगर मैं चली गई तो? नहीं भूलूंगा, उसकी आंखों में देख कर बोला। दिल से सदा आई। तुम्हें कैसे भूला जा सकता है? वो हाजिब मिर्जा बस गहरा सांस पड़ गया। क्या नाम है तुम्हारे भाइयों के? वो नरमी से बोला। तो फरी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बेजात भाई, सफीर भाई। मुझे नहीं याद कि मैं कहाँ थी, शायद मुझे होश नहीं था, मुझे अपना बचपन नहीं याद। वो बताने लगी। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ड्रग्स और मुख्तलिफ दवाइयाँ दी जाती थी, जिससे उसके बचपन और जिंदगी महसूस कर दी गई।
मुझे फैज अंकल ने अस्पताल जमा करवाया था क्योंकि उनके बेटे ने मुझे मारा था। वो बोली तो हाजिब जो कि बेजाद शाह के नाम पर साकत हुआ था चौंका। क्यों मारा था? वो मुझसे शादी करना चाहते थे जैसे मैं आपसे करना चाहती हूँ। वो मासूमियत से बोले, लेकिन आपसे तो मैं मोहब्बत करती हूँ ना। और वो पता नहीं कितनी लड़कियों से मोहब्बत करते थे। वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थे और ना उनकी दोस्तें जो घर आते थे। मेरे इनकार पर उन्होंने मुझे दिखा दिया था सीनू से। उसके बाद का मुझे भी कुछ याद नहीं है। फिर मैं अस्पताल में थी और फिर मुझे आप और अम्मी मिल गया। हाजिम खामोश था, बिल्कुल खामोश। यानी उसकी 17-18 साल जिंदगी में सिर्फ यही थी, कुछ वाकयात और कुछ यादें। बस उसका दिल दर्द से बढ़ गया। उसने हाथ बढ़ाया और फड़ी के चेहरे पर हाथ की पूंछ फेरी नरमी से कि अब दिल खुद पर काबू नहीं कर पाया था। वो मुस्कुरा दी। अब इतने प्यारी क्यों है हाजिब? हर बार का बोला जाने वाला जुमला बोला गया, क्योंकि आप इतनी प्यारी है मेरी जान। वो दिल में बोला, जाओ सो जाओ, जाओ। ओके। हाजिब वो दरवाजे के पास जाकर मुड़ी। बोलो, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? वो फिक्रिया लहजे में पूछ रही थी। नहीं। वो मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुराते हुए चले गए और इसी में खुश थी कि हाजिब खुश था और शायद मुतमिन थी कि उसे खुद से अलग नहीं करेगा। उसके बाद हाजिब जल्द से जल्द बेजाद शाह से बात करना चाहता था। क्या ये वही बेजाद शाह था? अगर किस्मत साथ देती तो उसे वही बेजाद शाह होना चाहिए था। नहीं तो दुनिया तो हजारों बेजाद शाह से बड़ी थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया था। वो ऑपरेशन पर जा चुका था। 4 महीने बाद हाइफा साकत से अपनी जगह पर बैठी थी। कितना वक्त बीत गया था ना उस शख्स से खुलकर बात किए। वो बदल गया था। उसका दिल आंसू से बढ़ गया। बेजाद, आप क्यों बदल गए हैं? मुझे वक्त भी नहीं देते, मेरे लिए तोहफे भी नहीं बेचते, मुझे कॉल्स नहीं करते, मुझसे मेरा हाल नहीं पूछते। आप बदल गए हैं। मैं रब्बुल आलमीन से आपकी शिकायत करूंगी। वो तकिए पर सर रखे हुए रो रही थी, क्योंकि तकिया बेहतरीन साथी होते हैं दुनिया में आपके। ना आपसे शिकायत करते हैं और ना आप पर हंसते हैं। फिर बेशक आप उनको अपने आंसू से जितना तर ही क्यों ना कर दे, बेहतरीन सहारे बनते हैं बिना कोई शिकायत किए। इन तोहफों के बाद से बेदाशा की कॉल्स कम हो गए थे। हाइफा जब भी कॉल करती, कॉल्स नहीं मिलती थी और उसकी कंपनी भी गई थी। वो 2-3 बार जहाँ ना बेजाद शाह था और ना ही सफ़ीर शाह। जब भी बात होती तो बेजाद मुख्तसर बात करता था, सिर्फ यही जानता था कि वो ठीक है। लेकिन क्या ये काफ़ी था? किसी की मोहब्बत और आदत लगवा कर गायब हो जाना, क्या ये मुनासिब था? और सिकंदर साहब भी तो खामोश थे। क्यों? वो क्यों नहीं कहते थे कि बेजाद गलत है? उसे क्यों फोन नहीं करते थे कि उनकी बेटी को गम दे रहा था वो? अपिया, क्या आपने न्यूज़ देखी है? हसन रात के 11:30 उसके कमरे में आया और उसने जल्दी से आंसू साफ किया। कौन सी खबर? आप रोई हैं? नहीं, सर्दी के मौसम का आगाज है ना, तो मुझे फ्लो हो जाता है, तुम जानते हो ना। अच्छा बताओ कौन सी खबर? बेजाद बाई की खबर। उसने अपना फोन आगे किया। जी तो नाजरीन, मशहूर डिजाइनर बेजाद शाह जल्द ही मशहूर सियासतदान की बेटी अदा जाफरी से शादी करने वाले हैं। कब? अभी कुछ कहा नहीं गया उनकी तरफ से। कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही थी जिनमें बेजाद शाह के साथ कोई लड़की थी जो खूबसूरत होने के साथ बेहद मॉडर्न थी। उसके साथ कंधे से कंधे मिलाए खड़े थे। हाइफा की निगाहें तो बेजाद के हाथ पर थी जिस लड़की कमर पर था। उसकी बर्दाश्त बस यहीं तक थी। बाबा, बाबाज, बाबा जान। वो रोती हुई नीचे आई थी और सिकंदर साहब और सामा बेगम तेजी से बाहर निकल आए। क्या हुआ मेरी गुड़िया? सिकंदर साहब ने उसे साथ लगाते हुए इस्तफसार किया था, जबकि हसन ने भी उन्हें वही सब कुछ दिखाया था तो वो खामोश हो गया। जबकि सामा बेगम ने बेटी की हालत को देते हुए दिल थामा। बाबा, आप उन्हें कॉल करें। यह सब कैसे हो सकता है? मैं बीवी हूँ उनकी, मुझसे निकाह हुआ है ना बाबा। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हिचकियों से रो दी थी। सिकंदर साहब ने उसे साथ लगाते हुए सोफे पर बिठाया और उसके बाल सहलाने लगे। ये सब झूठ है ना बाबा? वो रोते ही सो गए थे, जबकि सामा बेगम ने सिकंदर साहब को देखा था जो खामोश थे, बिल्कुल खामोश। क्या हो गया है सिकंदर? उसकी हालत देखें। क्यों नहीं पूछती आप बेजाद को? पूछूंगा, अभी देर हो गई है, सो जाते हैं। वो इत्मीनान से बोले तो सामा बेगम ने होंठ बने उनको देखा। जहाँ वो हाइफा को सर्द हवा नहीं लगने देते थे, आज वो उसकी हाथ पर खामोश थे। पर उन्होंने कुछ कहना चाहा। कोई बात नहीं होगी साइमा, मैंने कहा ना कि मैं कल बात करूंगा उसे। वो कहते हुए चले गए तो वो भी खामोश हो गए। अगले दिन वो बिल्कुल खामोश थी। सुबह उठकर ऑफिस के लिए तैयार हुई थी वो। उसने बेजाद को कॉल की जो नहीं उठाई गए थे। तला मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गए। उसने माह को कॉल किए। इन 4 महीनों में वो दोनों बेहतरीन दोस्तें बन गई थी कि दोनों के दुख साझे हो गए थे। माही, बोलो, आपके काले से वापसी पर मिल सकते हैं? बिल्कुल, माहा ने कहा। वो भी जान गई कि हाइफा क्यों परेशान है। वो दोनों इस वक्त सामने बैठी थी, जबकि हाइफा मसलसल रो रही थी। हाफी, प्लीज क्या हो गया है? रोना तो बंद करो, उसने कहा तो हाइफा को बेजाद का हाफी कहना याद आया और वो फुट फुट को रोने लगी। माही, आपने देखी है न्यूज़? मैंने देखी है। मैं हैरान हूँ कि बेजाद भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो खुद भी हैरान थी, लेकिन दोनों भाइयों का कुछ भी कहा नहीं जा सकता था कि सफ़ीर शाह ने पिछले 4 महीनों से उससे रब्ता नहीं किया था। क्या आपकी सफ़ीर शाह से बात हुई? हाइफा ने सर उठाते हुए पूछा। नहीं, वो गहरा सांस भरते हुए बोली। वो 4 महीनों से गड़ गई
کتنی بار آئے تھے، وہ جب بھی آئے ہیں کام کے لیے آئے ہیں، مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ مجھے کچھ چاہیے یا نہیں۔ پورا گھر ملازموں کے سر پر ہے، دونوں بھائی آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انہیں ہمیں دھوکہ دیا ہے، حائفہ نے روتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں، ماہا نے نم لہجے میں کہا، وہ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ ماہا بولی، کیا صفی بھائی بھی کسی اور سے شادی کر لیں گے میری ذات کی طرح؟ حائفہ بولی تو ماہا کا دل تڑپ اٹھا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے امتحانات بھی ہو گئے تھے، اب تو امان بھی نہیں آ رہا تھا پڑھانے۔ وہ سارا دن گھر میں بلائی پڑتی رہتی تھی۔ ماں کا فون بجا تو اس نے بیگ سے نکالتے ہوئے دیکھا، دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسکرین پر نمبر دیتے جہاں پر صفیشہ لکھا آ رہا تھا۔ حائفہ بھی آنسو صاف کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی تو ماں نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے فون اسپیکر پر ڈالا۔ کہاں ہو؟ سرد لہجہ۔ باہر آئی ہوں۔ کسے پوچھ کر؟ صفیشہ ہٹ آواز میں بولا تو ماں نے تھوک نکلا۔ گھر پہنچو فوراً۔ اوکے۔ ماں نے تیزی سے سامان سمٹا اور نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ حافی، آپ جائیں ماہی، میں بھی جا رہی ہوں واپس آفس، بریک کے لیے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ ماں اس کا گال چومتی ہوئی چلی گئی جبکہ حائفہ وہیں پہ بیٹھی رہتی۔ ہیلو میڈم، اتنی اداس کیوں ہو؟ رومان غازی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ اسے بیزاد شاہ نے حائفہ کے آفس میں اس کی حفاظت کے لیے لگوایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا نکاح ہوا ہے۔ اسے بس وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ حائفہ بھی اس کی اچھی دوست بن گئی تھی کہ آفس میں وہ بھی اس کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ رومان کو بڑا باعث سمجھتی تھی اور حائفہ نے اسے دیکھا تھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے واپس جانا ہے آفس۔ کافی تو پی لو، اداس روح نہیں چلتے ہیں۔ حافی بولی تو رومان بھی کھڑا ہو گیا۔ جو حکم، وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ حائفہ نے خاموشی ساتھ دی تھی، شاید وہ شخص واپس آ کر اسے کوئی وجہ دیتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس شخص کے گریبان کو تھام کر پوچھے گی کہ کیوں، کیا وجہ رہی ہے ان سب کے پیچھے۔ وہ تو خوش تھی اپنی زندگی میں، یہ عمر تو نہ تھی اس کی محبت کا روک پال لینے کی، ہجر کے درد کاٹنے کی۔ تو کیوں کہ اس کی زندگی میں آتے لفظ محافظ کو سب بنا دیا، خاص بے حد خاص، اور کیوں اسے نکاح میں لیا، کیوں اسے عادت لگوائے۔ لیکن وہ خاموش تھی، اسے انتظار کرنا تھا، لیکن اس کا یہ انتظار رائگان کیا تھا۔ جب اس نے بیزاد شاہ کے نکاح کی خبر سنی تھی، سائمہ بیگم نے خوب ولولہ کیا تھا، لیکن اسکندر صاحب خاموش تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ حائفہ ان کی جان ہے، وہ سب سے بہتر جانتے تھے اس کے بارے میں، اور یہی سائمہ بیگم خاموش ہو جاتی تھی۔ حسن بیزاد شاہ کو ناپسند کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بہن کی آنکھیں نم رہتی تھی۔ برہودار، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں انکل۔ حائفہ کیسی ہے؟ میں سنبھال لوں گا، وہ تھکے لہجے میں بولے۔ وہ باہر نہیں جائے گی کہیں بھی انکل۔ ان دونوں بھائیوں کی کمزوریاں ان کی بیویاں تھیں، جسے وہ کسی صورت منظر آنپا نہیں لانا چاہتے تھے کہ محالے سب سے پہلے کمزوری کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور اپنی بیویوں پر وہ ایک آنکھ بھی برداشت کرنے کی سخت خود میں نہیں پاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم دھیان رکھیں گے۔ وہ خاموشی کا دورانیہ بڑھا۔ وہ مجھے معاف کر دے گی نا انکل؟ وہ باری لہجے میں بولا تو اسکندر صاحب خاموش ہو گئے۔ میری بیٹی ہو وہ، میری گڑیا، سب ٹھیک ہوگا۔ میں فرض نبھا لوں انکل، مجھ پر میرے ملک کا قرض ہے، اس کے بعد میں اسے سنبھال لوں گا۔ وہ ان سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کو منا لے گا، رب کی امان میں۔